हेलो बेटा। सो बेटा हम लोग चैप्टर 4 स्टडी कर रहे हैं ऑफ योर एनसीईआरटी दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन रेट को स्टडी किया था, मींस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन के स्टडी किया था हम लोगों ने। उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की थी अरहेनियस इक्वेशन, ठीक है, व्हिच गिव्स द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट। आज हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन वाला जितना भी टॉपिक थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं फ्रॉम इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चरिंग जो हुई थी उसी में वो खत्म हो चुका है। अरहेनियस इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक वो वहां से ही आपको आते हैं। ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई एक आध जनरेट हो सकता है 1 मार्क में या 2 मार्क में। छोटा सा टॉपिक है बेटा ये, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल है सारे का सारा। आपकी बुक्स में एलैबोरेशन दी हुई है, जस्ट मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दूंगा यहाँ पे। आप लोगों ने डिटेल स्टडी बुक से कर लेनी है फिर, ठीक है। मेन पॉइंट्स में आपको हाईलाइट करके यहाँ पे बता दूंगा। तो काफी कुछ जो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक टर्म्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। हम यहाँ पे अब थ्योरेटिकली वो किस तरह से होता है उसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है वो रहती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में जैसे ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट है, यहाँ पे वैसे तो आपको पता ही है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं व्हिच कैन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बाय देयर प्रेजेंस, but actually they do not involve in the chemical reaction, वो इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट अल्टर करते हैं। अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्टर कर देते हैं रिएक्शन रेट को, वो अल्टर कैसे करते हैं। अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन रेट ऑफ अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फास्टर हो जाती है तो वो किस तरह से होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बोला था ये टॉपिक ऐसा है कि अभी हमने इसको और भी डिस्कस करना है। आपका एक फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट है चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे तो इसका कैटलिस्ट के ऊपर एक पूरा टॉपिक है कैटालिसिस, तो वहां पे तो इसको अच्छी तरह डिटेल, यहाँ पे भी थोड़ा सा इस चीज से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन रेट से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में जो मेन रहता है कॉज फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो रहता है डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये बेसिक कांसेप्ट है इसका। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ये एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी कर्व होती है। इसको इन दिस साइड अलोंग वाई एक्सिस हम ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी भी आप कह सकते हो, और इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। अगर मान लो कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है in the normal condition but in absence of catalyst, तो उस केस में जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो कुछ इस तरह से होती है, ऐसी कर्व बनती है ऐसे, ठीक है। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, ये वाली EA, मतलब ये कर्व रिएक्टेंट्स को अगर यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो ये एनर्जी यहाँ पे एनर्जी बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये वाला एनर्जी बैरियर, दिस मच एनर्जी has to be required for the reactant to get converted into products, ठीक। अब कैटलिस्ट क्या करता है, ये है in the absence of catalyst, in the absence of catalyst है। अब कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालता है, कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है केमिकल रिएक्शन को, हैविंग लोअर काइनेटिक एनर्जी, हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करवाएगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो, एक शॉर्टकट मेथड जिसको आप बोल सकते हो, एक शॉर्टकट वे प्रोवाइड करवाता है कैटलिस्ट। और वो किस तरह से, बाय प्रोवाइडिंग लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है, एंड सम अदर
कुछ अदर फिनोमिना टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है, वो हम सरफेस केमिस्ट्री जो यूनिट नंबर 5 वहां पे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे तो फिलहाल इसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देन ये सेम रिएक्शन जो है वो कर कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है, ये कर्व कुछ इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आप देख सकते हो ये वाली कर्व, डॉटेड वाली कर्व जो है, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, डिक्रीज कर गई, इतना इफेक्ट पड़ गया, ये गैप पड़ गया यहाँ। तो जाहिर सी बात है इस केस में आप ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, मींस लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट कैन रिएक्ट टुगेदर। अगर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है दैट विल इंक्रीजेस, क्लियर। लेकिन प्रीवियस केस में इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या था, लार्जर एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, तो उसके लिए ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्पीशीज रिएक्ट टुगेदर एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, स्लो थी उस केस में। तो ये आ गया आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इस तरह से बेटा जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस है वो अल्टर करती है किसको, रिएक्शन रेट को, ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा। सो ओवरऑल इफेक्ट जो कैटलिस्ट प्रोड्यूस करता है वो किस चीज के ऊपर है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, ठीक है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। उसकी स्पॉन्टेनिटी जो होती है, कैपेबिलिटी, उसको चेंज नहीं कर सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्पॉन्टेनियस बन गई। कैटलिस्ट हमेशा वहां पे एक्ट करेगा जो रिएक्शन ऑलरेडी टेक्स प्लेस हो रही है बट रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, वहां पे कैटलिस्ट इफेक्ट डालेगा अपना। जो रिएक्शन टेक्स प्लेस ही नहीं हो रही है उस केस में कैटलिस्ट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इन्फ्लुएंस। इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। इट कैन ओनली अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इट कैन नॉट चेंज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कोई प्रोसेस फिजिकली नहीं है, टेक्स प्लेस ही नहीं हो सकती, तो उसमें कैटलिस्ट अपना इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, क्लियर। एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक बस जिसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, वहां पे ड्राइवर का कोई काम नहीं रह जाता, ठीक है। ड्राइवर उस बस को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। ड्राइवर बस तभी चलाएगा अगर इंजन चलेगा, अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मीन्स टू से रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है, वहां पे कैटलिस्ट उसको ना तो फिजिबल बनाएगा ना नॉन फिजिबल बनाएगा, ठीक है। हाँ, रिएक्शन हो रही है, जस्ट उसको फास्टर करेगा, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर सकता है, स्लो कर सकता है, और उसको बोलते हैं पॉइजन, रिएक्शन पॉइजन। कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, एक पॉइजन्स की तरह एक्ट करते हैं जो रिएक्शन रेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में वहां पे जो हार्ड वाटर यूज किया जाता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है उस केस में, ठीक है, एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं, ये चीजें होती है। सो कहने का मतलब कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी। फिजिबिलिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करते हैं, डेल्टा जी वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिब्स फ्री एनर्जी को कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करता, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस,
ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। क्लियर है, ये इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, बट इट कैन हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर। जो इनकम्प्लीट रिएक्शंस होती हैं, इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टैब्लिश हो पाता है, प्लस वन में हम लोग करके आए हैं। इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टैब्लिश होता है, जो रिएक्शंस इनकम्प्लीट होती हैं, जो कंप्लीट नहीं हो सकती, the reaction in which the reactant can't form products completely, means reactant can't get completely converted into products. So वहां पे इक्विलिब्रियम अचीवमेंट जो है वो फास्टर हो सकती है, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी वहां, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। अगर आपने अपने घर से 50 किलोमीटर अवे जाना है तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 50 किलोमीटर। आपका वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस डिस्टेंस को कम या ज्यादा नहीं करेगा, याद रखना है। सिंपल सी क्लियर सी एग्जांपल है, ठीक है। मान लो आप पंजाब में रह रहे हो, पंजाब से आपने मान लो जालंधर में रह रहे हो आप, ठीक है, जालंधर से आपने चंडीगढ़ जाना है, लेट इट बी, तो वो जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर वो कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। हाँ, आपकी स्पीड ऑफ वहां पे रीच करने की जो स्पीड है टाइम में, वो कम या ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस चीज के ऊपर जा रहे हो, आपका कैटलिस्ट कौन सा है, ठीक है, समझ रहे हो। अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है, बाय एयर जा रहे हो, बाय बस जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो, ये बस ट्रेन एयर क्या है, सारे कैटलिस्ट है ये। अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो कैटलिस्ट वहां पे क्या करेगा, जब तक आप बैठोगे ही नहीं, जब आप एरोप्लेन में बैठोगे नहीं तो एरोप्लेन खुद थोड़ा नहीं आपको लेने के लिए आएगा घर से, तो वो कैटलिस्ट का काम है। तो कैटलिस्ट इसी तरह से वर्कआउट करता है कि अगर कोई प्रोसेस टेक्स प्लेस कर रही है तो उसकी स्पीड को इफेक्ट करेगा, अल्टर करेगा, इन्फ्लुएंस डालेगा उसकी स्पीड के ऊपर। बट ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो नहीं हो सकती रिएक्शन वो टेक्स प्लेस करना स्टार्ट कर जाएगी, या जो रिएक्शन हो रही है उसको हम नॉन फिजिबल बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटो। ये है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। इसको आपने अच्छी तरह से डिटेल्ड में स्टडी कर लेना, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन इसकी कर लेनी है, जहां से मर्जी कर लो, आप बुक से कर लो, एनसीईआरटी से कर लो, किसी भी बुक से। ये मेन टॉपिक्स आपके ध्यान रखने हैं आप लोगों ने। नाउ द सेकंड इज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी, अब कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में जब हम एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट अरेनियल्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने काफी बार एक वर्ड यूज किया था, कोलिजन्स अमंग द रिएक्टिंग स्पीशीज। मैंने बोला था दो तरह के कोलिजन्स होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन एंड इनइफेक्टिव कोलिजन्स, समझ रहे हो। और वो कोलिजन जो है वो लार्जली इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ऐसे एटम्स ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट स्पीशीज कैन कोलाइड विद एनी अदर एनीवे, बट ऑल कोलिजन डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सारे के सारे रिएक्टेंट कोलिजन, जो कोलिजन अमंग रिएक्टेंट स्पीशीज होंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते। प्रोडक्ट फॉर्म कौन करेगा, जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे। अब इफेक्टिव कोलिजन्स में दो फैक्टर और आगे ऐड अप हो जाते हैं, वो कौन कौन से, एक एनर्जी फैक्टर, ठीक है, और दूसरा एक ओरिएंटेशन फैक्टर होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होता है तो डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड टू हेड कोलिजन, साइड वाइज कोलिजन, या जस्ट टच करके दो गाड़ियां निकल गई। सबसे ज्यादा हार्मफुल या जिसको आप बोलते हो हैजार्डियस एक्सीडेंट कौन सा होता है, हेड टू हेड कोलिजन होता है सबसे ज्यादा हैजार्डियस, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा नुकसान किसमें होता है, जो हेड टू हेड कोलिजन होता है, दो गाड़ियां आ रही हैं आमने सामने, एक दूसरे में फंस गई जाकर, वो इफेक्टिव कोलिजन। अगर वो साइड से हो रहा है
साइड से, हो सकता है वहां भी इतना ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक, अगर सिर्फ टच करके निकल जाती हैं तो भी वहां पे ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये इफेक्टिव कोलिजन आप इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है, जब रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे भी डिफरेंट वे से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं। ठीक है, वो जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इफेक्टिव मींस जो टोटली डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं, रिएक्टेंट पार्टिकल्स को ब्रेक कर देते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स को टोटली ब्रेक कर देंगे। जब ओल्ड बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो अल्टीमेटली न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी बिटवीन द स्पीशीज और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएंगे। सेकंड टाइप इनफेक्टिव कोलिजन्स। इनफेक्टिव कौन से? मॉलिक्यूल्स आए, धीरे से कोलाइड किए आपस में और वापस निकल गए विदाउट प्रोड्यूसिंग एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट द ओल्ड बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द रिएक्टिंग पार्टिकल्स गेट्स डिकम्पोज्ड। धीरे से रिएक्ट कोलाइड किए, उनसे इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई कि ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके। तो अगर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुए, देन हाउ द पर्टिकुलर एटम्स और स्पीशीज कंबाइन विद अदर्स। ठीक है, पहले तो ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे तभी न्यू बनेंगे उस केस में, वो होते हैं इनफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, और सेकंड फैक्टर इसके पीछे कौन सा? एनर्जी कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला कांसेप्ट आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, टेंपरेचर फैक्टर, वो वाले जो भी आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। एक सेकंड फैक्टर जो इफेक्टिव कोलिजन्स में हम लोग डिस्कस करते हैं वो होता है आपके पास ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है? ओरिएंटेशन फैक्टर मींस टू से मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कैसे कर रहे हैं, रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वहां पे। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया, सिंपल सी एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, NaCl प्लस वाटर। इस तरह से आपको पता है यहां से Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, ऐसे होंगे। अब H2O इस तरह से होता है, ये स्ट्रक्चर होती है, बेंड शेप होती है। ये क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऐसे होता है। अब डिपेंड करता है सोडियम आयंस इस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह से कोलाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो? अगर सोडियम आयंस यहाँ पे इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं, ये इस तरह से कोलिजन हो रहे हैं, तो ये होंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सोडियम पार्ट यहाँ से इस साइड से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन फैक्टर। क्या बोला जाता है? ओरिएंटेशन फैक्टर। मींस अब वाटर में अगर सोडियम आयन बैकवर्ड अटैक कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? ओरिएंटेट कर जाएगा, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा पूरे का पूरा। यहाँ पे ऑक्सीजन राइट साइड में प्रेजेंट है, दूसरे केस में जब ओरिएंटेट करेगा तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इस तरह से। Na पॉजिटिव ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे तब जाके आपका इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये होते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, मतलब आपका जो ओरिएंटेशन है वो भी फेवरेबल होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने से पहले किस तरह से ओरिएंटेट कर रहे हैं, मींस वे ऑफ कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स वो क्या है, वो काफी इफेक्ट डालता है ऑन द नेचर ऑफ कोलिजन, मींस इफेक्टिव होगा या नॉन इफेक्टिव होगा, और जो आगे फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हायर रहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली क्या होगा? हायर होगा। इसको मैथमेटिकली एक इक्वेशन से दिया जाता है, दैट इज rate is equal to, according to collision theory, rate is equal to ZAB into e raised to minus EA upon RT। ये आपके पास इनमें से कुछ चीजें होती है आप लोगों को पता है, आप जानते हो इनको। ठीक है, और रेट इज इक्वल टू P into ZAB e raised to minus E upon RT। अब A B क्या है? A plus B give rise to products, ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, अब ये ZAB क्या है? ZAB is nothing but it is the collision frequency।
द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम वो ZAB से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं। R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, और T इज द टेम्परेचर कंडीशन। और यहाँ पे P वर्ड हम यूज कर रहे हैं, P। ये P क्या है? इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। इस केस में प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो इफेक्टिव कोलिजन्स को डिस्क्राइब करता है। ये विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस के केस में, ठीक है। ये आपके पास ओवरऑल चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं। ये लास्ट टॉपिक था छोटा सा, इसको आप लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लेना है, ठीक है बेटू। कोलिजन थ्योरी में दो तीन चीजें आपने अच्छी तरह से पढ़नी है। एक इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये जो P फैक्टर है इससे डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को, ठीक है। उसके बाद Z है, Z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, ZAB जिसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, ठीक है। और EA एंड RT के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन द अरहेनियस इक्वेशन। सो ये आपके पास ओवरऑल चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसको डिटेल में स्टडी कर लेना है। यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं इस कंसेप्ट में से, जैसे पेज नंबर ये आपके पास NCERT का 116 पेज के ऊपर ये क्वेश्चन है, जैसे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो चलो अरहेनियस इक्वेशन वाला ये कंसेप्ट, ठीक। तो ये थोड़े से दो चार क्वेश्चंस बेसिक से बनेंगे। ये टॉपिक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, इसमें से कम ही आता है क्वेश्चन। अगर आएगा तो 1 मार्क में आता है इसका, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या सब्जेक्टिव में फिर ये छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ कोलिजन्स के ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस डालती है। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल काइनेटिक्स। इसको एक बार डिटेल में स्टडी कर लेना बेटू, ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक्स को एक बार डिटेल में रीस्टडी जरूर करना है, ठीक है। कई बातें होती हैं जो हमें पढ़ के ही पता चलती है, जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तभी हमें उसकी पैटर्न अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, ठीक है बेटू। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। तो हम न्यू चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं हमको एक बार दोबारा रिवाइज करना है। इन केस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कंसल्ट मी, ओके बेटा। मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर कोई आपको इशू है। हम लोग जो बेटा स्टडी कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी को लेकर ही स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई हो या आपका स्टेट बोर्ड्स हो और इवन आईसीएसई बोर्ड हो, जो बेस रहता है सभी बोर्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड सिस्टम्स का, वो आपका एनसीईआरटी बुक ही रहती है। 95% ऑफ ओवरऑल सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बुक में ही प्रेजेंट होता है। मींस वही टॉपिक्स हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करने होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड है या आपके पास सीबीएसई बोर्ड है या अदर कोई आईएससी बोर्ड वगैरह कुछ भी हो, व्हाटएवर, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। और आपका जो इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात अगर करते हैं तो उनका बेस जो होता है वो भी एनसीईआरटी ही होती है, ठीक। बस जस्ट ये है कि वहां पे हम एडवांस्ड स्टडी करते हैं उस केस में, ठीक है बेटो। तो ये अच्छी तरह से चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। इन केस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी देन आप लोगों ने मेंशन करना है बेटा, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।